हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि फार्म बिल को रिपील किया जाएगा। तो हम आज बात करेंगे कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल को रिपील करने का क्या प्रोसेस होता है। तो एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि हम जो स्टेट की वीडियो सीरीज़ बना रहे थे वो भी कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ मैं इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट जो हो रही हैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 245 भारतीय संसद को यह पावर देता है कि वह किसी भी बिल को रिपील या फिर पास करा सके। प्रोसेस किस तरह चलती है मैं बताता हूँ। जैसे कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले, उसके बाद उस बिल पे फिर डिबेट चलती हैं, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, फिर उसके बाद वो बिल पास हुआ या फेल हुआ वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी। फिर वह बिल को प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है। प्रेसिडेंट इसमें 3 काम कर सकते हैं, या बिल अगर वो बिल को सहमति दे दिए, अपना सिग्नेचर दे दिए, वह बिल एक्ट बन जाता है, या फिर वह अगर असंतुष्ट रहे तो फिर वह रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को भेज सकते हैं। और तीसरा एक और पहलू है जिसमें प्रेसिडेंट उसे कुछ जवाब ना दे, जिसे कि पॉकेट वीटो कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी बिल की ड्राफ्टिंग होती है तो उसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, फिर वह किसी मिनिस्टर या एमपी के थ्रू पार्लियामेंट में वो बिल को पेश किया जाता है। तो जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी हर एक कॉपी हर एक पार्लियामेंट्रियन के पास वह कॉपी रहती है। फिर जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद डिबेट चलती है उसके ऊपर। अब कोई बिल कितनी मेजॉरिटी रहेगी तो पास होगा, यह डिपेंड करता है कि वह बिल किस नेचर का है। बिल के 4 प्रकार होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल, चौथा ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में इसके बारे में कहा गया है। नाम से ही पता चलता है कि अगर भारतीय संविधान में कोई भी अगर अमेंडमेंट होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल का सहारा लिया जाएगा। जैसे कि कोई आर्टिकल को अमेंड करना है, इसमें एक कंडीशन है पर कि भारत का संविधान संशोधन हो रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का वह उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। 1973 में एक हिस्टोरिक जजमेंट था, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आती है वो कैसे पास होती हैं। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी मिलने के लिए 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि जिस दिन बिल पेश हो रहा है उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से कितने वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत मिलना आवश्यक है। तो यह चीज़ दोनों में, राज्यसभा लोकसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है कि पार्लियामेंट की जितनी सीट है उससे 50% ज़्यादा बहुमत मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीट होती हैं टोटल, तो 123 सीट मिलनी चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के लिए। अब हम जानते हैं मनी बिल की तरफ। मनी बिल आर्टिकल 110 में इसका डेफिनेशन है कि कौन सी बिल मनी बिल कहलाएंगी, और यह स्पीकर डिसाइड करता है कि यह मनी बिल है या नहीं। आर्टिकल 110 का सहारा लेते हुए अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें मेनली रहती हैं। जैसे कि टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, मान लीजिए कोई बिल ऐसा आया जिसमें टैक्स की बातें कही जा रही हैं कि इनकम टैक्स मान लीजिए बढ़ाया जा रहा है, या किसी चीज़ का टैक्स ही ख़त्म कर दिया जा रहा है,
या नया टैक्स लगाया जा रहा है। तो टैक्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वह मनी बिल में आएंगी। दूसरी चीज़ें, जैसे भारतीय सरकार कोई ऋण ले रही है, जैसे मान लीजिए बुलेट ट्रेन के लिए जापान सरकार से भारतीय सरकार ऋण ली थी, तो यह चीज़ें भी मनी बिल के अंडर आती हैं। और तीसरी चीज़ें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो एक तरह से भारत का खजाना है, अगर उसमें कोई भी चीज़ें डाली जाती हैं या उससे निकाली जाती हैं तो यह चीज़ें भी मनी बिल के अंडर आती हैं। इसमें एक चीज़ का और ध्यान हमें देना है कि यह बिल केवल लोकसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि राज्यसभा से स्टार्ट हो जाए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या ऑर्डिनरी बिल में होता है कि वह किसी भी सदन से, किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकती है। पर मनी बिल में बस वह लोकसभा से ही स्टार्ट हो सकता है और इसमें बस लोकसभा का ही बहुमत चाहिए। और लोकसभा से मान लीजिए पारित हो गया, उसके बाद जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास बस सजेशन, वो बस सजेशन दे सकते हैं और मैक्सिमम वो 14 दिन तक होल्ड कर सकते हैं और इसके अलावा उनके पास और कोई पावर है नहीं। तो मनी बिल से रिलेटेड एक और चीज़ कि जैसे मान लीजिए लोकसभा से पास हो गई वो, फिर वो जब प्रेसिडेंट के पास जाती है तो फिर प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इस बिल को पास कराने से पहले ही, इंट्रोड्यूस कराने से पहले ही इसका प्री रिकमेंडेशन ले लिया जाता है प्रेसिडेंट से। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या ऑर्डिनरी बिल में प्री रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि इस बिल को वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजें या नहीं भेजें। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल बिल की तरफ। फाइनेंशियल बिल का जिक्र आर्टिकल 117 में किया गया है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? तो वह बिल जो भारतीय सरकार कोई एक्सपेंडिचर कर रही है किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मान लीजिए, या फिर एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, तो इस रिलेटेड जो बिल रहती हैं वह फाइनेंशियल बिल में आती हैं। अच्छा, इसमें दो पार्ट है। पहला वाला जो पार्ट है वह लोकसभा के थ्रू ही फर्स्ट, मतलब सबसे पहले लोकसभा में ही पारित होना पड़ेगा, और दूसरा वाला कोई इसमें वो नहीं है, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है फिर लोकसभा में भी आ सकता है, या लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है फिर राज्यसभा में जा सकता है। और फिर फाइनेंशियल बिल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए है। अब हम चलते हैं ऑर्डिनरी बिल की तरफ। ऑर्डिनरी बिल को डिफाइन करना हो तो सिंपल लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि वह बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना हो, मनी बिल ना हो और फाइनेंशियल बिल ना हो, तो वह बिल ऑर्डिनरी बिल कहलाती है। ऑर्डिनरी बिल पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का जरूरत पड़ता है। यह बिल राज्यसभा या लोकसभा किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, और लोकसभा राज्यसभा दोनों में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सिंपल मेजॉरिटी में 50% लोग जो प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनका सहमति होना जरूरी है, तभी बिल पास हो पाएगी। तो दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, फिर पार्लियामेंट की सहमति, प्रेसिडेंट की सहमति से बिल एक्ट बन जाएगा। अब हम आते हैं पार्लियामेंट की सेशन की तरफ। पार्लियामेंट साल भर तो काम करता नहीं, उसका पर्टिकुलर एक टाइमलाइन है। 3 सेशन होती हैं। पहला सेशन बजट सेशन, दूसरा मॉनसून, तीसरा विंटर सेशन। तो बजट सेशन जनरली फरवरी टू मई के बीच में रहता है, और मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर तक। अच्छा, तो अगर इन केस मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गया और उस टाइम पे पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो, तो इसके लिए भारतीय संविधान में एक प्रोविज़न है जिसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो भारतीय सरकार ऑर्डिनेंस जारी करवा सकती है प्रेसिडेंट के थ्रू, और फिर
एक्ट पास करवा सकती है, बिल पास करवा सकती है। पर यह बिल टेम्पररी रहेगा। फिर जब भी पार्लियामेंट सेशन होगा तब यह बिल को पास कराना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मली कराते हैं, तब यह परमानेंट एक्ट माना जाएगा। अब हम समझते हैं कि फार्म लॉ को लाया कैसे गया। 6 जून 2020 की बात है, जब भारत सरकार ऑर्डिनेंस जारी करवाई। वैसे तो कोई इमरजेंसी उस टाइम सिचुएशन था नहीं कि फार्म बिल का काफ़ी ज़रूरत हो, पर शायद भारतीय सरकार ने समझा कि यह सही समय है पास करवाना, क्योंकि लॉकडाउन भी थी उस टाइम। क्योंकि उनको यह अंदेशा था कि इस बिल से काफ़ी हंगामा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस से यह बिल पास करवा दिया। अब बिल टेम्पररी पास हो गया, अब इसे पार्लियामेंट में भी पास करवाना था। तो जो मॉनसून सेशन था वह 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो सेशन रहता है उसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम ही हो, और भारतीय सरकार के हिसाब से वह चेंज कर सकते हैं टाइमलाइन को। पर इसमें एक कंडीशन है कि 2 सेशन के बीच का डिफरेंस 6 महीने से ज़्यादा न होना चाहिए। तो 14 सितंबर से स्टार्ट हुई मॉनसून सेशन, तो अब इसमें यह बिल पास करवाना था। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो ऑर्डिनेंस रहता है उसे जब अगला पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा उसके 6 हफ्ते के अंदर ही पास करवाना रहता है। तो भारतीय सरकार बिल पेश की। लोकसभा में तो एनडीए का बहुमत काफ़ी अच्छा खासा है, तो यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी दिक्कत राज्यसभा में हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, फार्म लॉ जो है वह ऑर्डिनरी बिल है, तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। उस दिन राज्यसभा में 242 लोग थे, 122 चाहिए था बहुमत के लिए। वैसे तो शायद उनके पास ठीक ठाक बहुमत था, पर क्लियर कट बहुमत नहीं था राज्यसभा में। तो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, फिर डिबेट हुई। अपोजिशन मांग किए कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को दिया जाए। कोई आम तौर पे कोई भी जब लॉ पार्लियामेंट में पेश होती हैं तो उसे पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाता है, ताकि वह इस बिल से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट होगा उसका रिलेटेड जांच पड़ताल करके वह रिपोर्ट सबमिट करें पार्लियामेंट में। पर भारतीय सरकार उस टाइम चाहती नहीं थी कि डिले हो, तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी में बिल जाएगा या ना जाएगा यह भी बहुमत से तय होता है। उसके बाद अब वोटिंग का समय आया, तो इसमें काफ़ी हंगामा हुआ, क्योंकि वोटिंग जो है उसके भी तरीके होते हैं। एक वॉइस वोट होता है। वॉइस वोट में क्या होता है कि जैसे जो स्पीकर हैं वह बोलेंगे कि इस बिल के सहमत में कौन कौन है, तो जो पार्लियामेंट्रियन हैं वह आवाज़ देंगे। तो अगर उनको लगेगा कि साफ साफ पता चल रहा है कि यह इस बिल के लोग सपोर्ट में है या ना नहीं, तो वह इसे बिना टाइम गवाए पास करवा देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन उस दिन क्लियर कट पता नहीं चल पा रहा था, फिर भी जो राज्यसभा के स्पीकर हैं उन्होंने बिल पास करवा दिया, तो इससे काफ़ी हंगामा हुआ। अपोजिशन काफ़ी इस पे बात उठाई, और फिर यह बात हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पर इसमें एक चीज़ है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 122 के तहत सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर कोई भी जो अफेयर्स चल रही हैं उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई पावर नहीं है कि वह इस संबंध में फैसला कोई दे। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की बात ही नहीं उठती। और दूसरी एक चीज़ और है, मान लीजिए भारतीय सरकार उस दिन शरारत की और गलत तरीके से बिल पास करवा दिया। अगर राज्यसभा में बिल पास नहीं भी होता
तो फिर यह जॉइंट सेशन का प्रावधान है ऑर्डिनरी बिल में। इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इकट्ठा होंगे, फिर वोटिंग होगी, फिर सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कराना पड़ेगा। और हमें पता है एनडीए की अच्छी खासी बहुमत है लोकसभा में ही 353 के आसपास, और राज्यसभा में भी 100+ वोट उन्हें राज्यसभा से भी मिल जाएगा। बस डिले हो सकता था, पर ऐसा नहीं कि बिल पास ना होता। इस तरीके से बिल पास करा दिया गया और फिर प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर किए। अब वह बिल एक्ट बन गया। अब हम समझते हैं कि जैसे हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फार्म बिल को रिपील किया जाएगा, तो वह अगले पार्लियामेंट सेशन में होगा, जो कि 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा, विंटर सेशन। तो यह बिल कैसे रिपील किया जाएगा उसे समझते हैं। जो रिपील कराने के लिए जो बिल है वह सेम उसी तरह से पेश होता है जैसे कोई बिल पास कराने के लिए पेश किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद फिर डिबेट होंगी, फिर वोटिंग, फिर जैसे आगे की प्रक्रिया होती है फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। अगर दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, बहुमत मिल गई, तो फिर यह जो फार्म लॉ है वो रिपील हो जाएगी। इसमें बस जो फार्म लॉ का बिल था उसमें साथ में रिपील वर्ड जोड़ दिया जाएगा, और फिर बिल में यह भी लिखा जाएगा कि रीजन क्या है रिपील कराने का, और बाकी प्रक्रिया सेम रहेंगी। मान लीजिए पहले लोकसभा में आया, लोकसभा में 50% प्लस मेजोरिटी मिला उनका, जो लोग वोटिंग कर रहे हैं। फिर राज्यसभा में गया, वहाँ भी मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट साइन किए, तो फिर यह बिल रिपील हो जाएगा। आई होप चीज़ें मैं समझाने में सफल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।